नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है पेपर के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन आपको कराऊंगा। यहाँ पर बात करेंगे पेपर 2 एसएसटी सामाजिक विज्ञान में सिलेबस में आपके महत्वपूर्ण एक आपका पार्ट्स दिया गया है जिसका नाम शारीरिक शिक्षा एवं खेल, बोले तो फिजिकल एजुकेशन। यहाँ से पेपर में यूपी टेट के इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से देखने को मिला है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उन सभी टॉपिक को मात्र एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, वो भी थ्योरी के फॉर्मेट में। मैं आपको ख़त्म करा दूंगा अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से। यहाँ पर आप लोग शारीरिक शिक्षा एवं खेल का सिलेबस देख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा व्यायाम योग प्राणायाम पहला टॉपिक, मार्चिंग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, छोटे मनोरंजनात्मक खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल हमारा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम उनके बचाव का उपाय क्या है, खेल कूद, खेल प्रबंधन और आपका नियोजन। ठीक है ना। इन सभी से क्वेश्चन जो भी आपके आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो सभी नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और संगीत भी आपका है, संगीत का वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी वीडियो को आप लोग बेहतर ढंग से देख सकते हो। सिलेबस का पहला टॉपिक आपका दिया गया है शारीरिक शिक्षा। बात करेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शारीरिक शिक्षा का संबंध शरीर के विकास और कार्य कुशलता से है। यह शरीर और मस्तिष्क दोनों के संतुलित विकास में सहायक होता है। पढ़ना मानसिक कार्य है जबकि व्यायाम शारीरिक कार्य है। पढ़ना कैसा काम हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा, व्यायाम आपका शारीरिक काम हो जाएगा। खेलते समय मस्तिष्क और शरीर दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे गेंद को पकड़ना है, गेंद को पकड़ने के लिए हाथ का प्रयोग होगा और मस्तिष्क का भी प्रयोग होगा। तो खेलते टाइम है ना, मस्तिष्क और शरीर दोनों मिलकर के काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट में गेंद पकड़ते समय मस्तिष्क अनुमान लगाता है और हाथ काम करता है। यहाँ पर ये पॉइंट आपका दिया भी गया है जो मैंने आपको उदाहरण देकर यहाँ पर बताया। ठीक। और अगला यहाँ पर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता। आखिर शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इसकी ज़रूरत है। शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरत है। शारीरिक अंगों की कमजोरियाँ दूर करना, योग प्राणायाम व्यायाम करने के माध्यम से। खेल कूद की क्रियाओं का विकास करना, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल आदि। आत्मरक्षा के लिए कुश्ती जूडो कराटे आदि सीखना। शरीर को सक्रिय और चुस्त रखना, चलना दौड़ना सीढ़ी चढ़ना इसमें शामिल है। मनोरंजन और आनंद के लिए कैंप्स सैर और खेल गतिविधियां इसमें शामिल है। मानसिक सामाजिक और नैतिक विकास के लिए आपका शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। इतना तो आपने समझ लिया होगा। और मैं आपसे ये भी कह दूं कि ये जो भी पॉइंट आपको बताए जाएंगे ये मैंने थर्ड कंटेंट यूज़ इसमें नहीं किया है। मैंने SSCERT किताबों से नोट्स ये बनाए हैं जो आपको करा रहा हूँ। जो 6 to 8 की सरकारी विद्यालय में आपकी किताबें चलती हैं उन्हीं किताबों से ये नोट्स बनाए गए हैं। पेपर में मैंने अधिकतर क्वेश्चन देखे सेम टू सेम लाइनों से उठा करके, इसलिए जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में करा दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक। अब यहाँ पर हम बात करने वाले थे शारीरिक शिक्षा से लाभ क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ व मजबूत बनाती है, स्फूर्ति आनंद ऊर्जा प्रदान करती है, अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित करती है, नैतिक गुणों का विकास करती है, सहयोग सहनशीलता संयम बनाती है, समय के सदुपयोग की प्रेरणा मिलती है। विद्यालय में खेल कूद दल निर्माण सांस्कृतिक गतिविधियों में सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए ये शारीरिक शिक्षा के कुछ लाभ आपके होते हैं। ठीक। अब बात करेंगे व्यायाम का महत्व। व्यायाम का महत्व क्या है, तो व्यायाम से रक्त संचार बढ़ता है और शरीर आपका सक्रिय बनता है। सांस तेज चलने से फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है ना। जब सांस तेज चलती है तो फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है ना। ऐसे हमारे फेफड़े में ऐसे रंध्र हैं जो बंद पड़ चुके हैं जिनको तीव्र गति से ही सक्रिय किया जा सकता है। पसीने के माध्यम से शरीर के अनावश्यक पदार्थ बाहर निकलते हैं। हृदय की गति बढ़ती है जिससे हृदय मजबूत होता है। पाचन शक्ति मजबूत होती है, भूख ठीक से लगती है,
शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ हिष्ट पुष्ट आपका होता है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट मैंने निकाल लिए हैं उन वो SSC किताब से, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। ये कहीं और से ऐड नहीं किया गया है कंटेंट, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया। यकीन मानो जिस दिन पेपर होगा अधिकतर क्वेश्चन आपको हमारी ही वीडियो से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ, सिलेबस की बाहर की चीज़ें आपको बताता नहीं हूँ। जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम है उन्हीं को आपको पुनः मैं दोहराता रहता हूँ, ताकि आपका रिवीजन बेहतर ढंग से हो जाए। जितने भी मित्रों को ये वाले नोट्स चाहिए जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसमें आपको है ना फिजिकल एजुकेशन तो आपको मिल ही जाएगा जो वीडियो करा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आपका एग्रीकल्चर सिलेबस में है, आपका होम साइंस सिलेबस में है, आपका म्यूजिक सिलेबस में है। इन सभी के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। और इसके साथ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा का पूरा 60 नंबर का मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा मात्र 299 रुपये में। अंतिम टाइम है पेपर का, है ना, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ोगे और उसके बाद खुद से पढ़ोगे तो दुगना आपको लाभ मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में आता हुआ आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छे ढंग से रिवीजन कर लिया होगा। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके फटाक से इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। आज से ही आप लोग रिवीजन कर सकते हो। 5 से 6 घंटे में पूरा सिलेबस आप लोग ख़त्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कहाँ पर था, मैं यहाँ पर था व्यायाम में सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए। व्यायाम करते टाइम क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। व्यायाम खुले और स्वच्छ स्थान पर करना चाहिए। भोजन के तुरंत पहले या बाद में व्यायाम ना करें। व्यायाम के तुरंत बाद स्नान ना करें। आवश्यकता से अधिक व्यायाम हानिकारक है। व्यायाम आयु, स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार आपको करना चाहिए। अगला देखो, योग के अंग, है ना, अष्टांग योग होते हैं, 8 योग होते हैं, है ना। यूपी टेट के एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है ना। कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है और कभी कभी पूछ लेता है कौन सा योग किस लिए है। तो पहला आपका नंबर का पहला हो जाएगा यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान, लास्ट में आपकी समाधि। तो योग के 8 अंग होते हैं। कितने? 8 अंग, अष्टांग जिसको बोलते हैं, 8 अंग। पहला अंग नियम, पहला अंग आपका यम होता, दूसरा नियम, तीसरा आसन। इनका क्रम याद कर लेना, पेपर में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 21 जून को मनाया जाता है। यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। आपको पता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन आपका 21 जून को होता है। ठीक सूर्य आपका कर्क रेखा पर आता है। योग से दीर्घायु और स्वास्थ्य प्राप्त आपका होता है, ठीक है ना। 21 जून को क्या मनाते हैं? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास लेने छोड़ने की क्रिया पर नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं। इसे वायु साधना भी बोलते हैं। वायु की साधना प्राणायाम को ही कहा जाता है। अगला यहाँ पर पॉइंट आपके सामने है, प्राणायाम के लाभ क्या होते हैं। इससे लाभ क्या होगा? प्राणायाम करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त संचार तेज होता है, तनाव कम होता है, मन एकाग्र होता है। सभी लोगों को प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी लोगों को ध्यान भी करना चाहिए, प्राणायाम भी आप लोगों को करना चाहिए। और क्रोध, चिंता, आपके भय क्या होते हैं? आपके दूर होते हैं, ठीक है ना। क्रोध अधिक आप लोग करते हो, चिंता में रहते हो, डर लगता है, तो ध्यान करो या आप प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो या प्राणायाम करो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। मोटापा, कब्ज, रक्तचाप आदि रोगों से बचाव होता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपकी बढ़ती है, ठीक, प्राणायाम करने से। प्रमुख प्राणायाम कुछ इस प्रकार से, भस्त्रिका है आपकी, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्धित है आपकी, ठीक है ना। प्राणायाम के सामान्य नियम, प्राणायाम के सामान्य नियम कौन कौन से हैं? स्वच्छ और खुली जगह पर करना चाहिए प्राणायाम। सिद्धासन या पद्मासन में बैठना उचित है। श्वास हमेशा नाक से लेनी चाहिए। भोजन के 4 से 5 घंटे बाद करना चाहिए। मेरुदंड सीधा रखना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। थकान होने पर विश्राम करना चाहिए। आवश्यकता हो तो जानकार की सलाह लें, यानी कि जानकार की सलाह भी लेनी चाहिए। प्राणायाम में ये सावधानियां हैं या सामान्य नियम है। मार्चिंग्स क्या है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है? मार्चिंग एक निश्चित क्रम में की जाने वाली क्रिया है। इसमें आदेश सुनकर सावधानी पूर्वक क्रियाएं की जाती है। आदेश को सुनना पड़ता है। जैसे मैं विधि की बात करूं
तो प्रारंभ से पहले ऊंचाई के क्रम में सीधी लाइन में खड़े हों। संकेत पर गिनती जैसे 1 2 3 के आधार पर लाइन बनाएं। मार्चिंग में मुख्य अवस्थाएं क्या होती हैं? एक सावधान की अवस्था होती है, एक विश्राम की अवस्था होती है, ठीक है ना। तो सावधान, अटेंशन, एड़ियां मिली हो, पंजों में लगभग 30 डिग्री का कोण बना हो। ये बात आपको नहीं पता होगी कि सावधान में क्या होता है, अटेंशन में क्या होता है। एड़ियां मिली हो, पंजों में लगभग 30 डिग्री का कोण बना हो, घुटने सीधे हों, हाथ शरीर से सटे हों, मुट्ठी बंद हो, मुट्ठी बंद हो, ठीक है। गर्दन सीधी और नज़र आपकी सामने हो। ये होता सावधान की विशेषता है। अब बात करें विश्राम की। बायां पैर कंधे की चौड़ाई के बराबर बाहर रखें। शरीर का भार दोनों पैरों पर समान हो। दोनों हाथ पीछे नीचे तने हो। दायां अंगूठा बाएं अंगूठे के नीचे हल्का दबा हो। ये विश्राम की मुद्रा आपकी होती है। और आराम से हाथ पैर ढीले छोड़ दिए जाते हैं। सिर और शरीर हिला सकते हैं, पैर नहीं हिलाना। बात करना, पीछे मुड़ना, इधर उधर देखना, ये अनुमति आपकी नहीं होती है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की, है ना। तिरंगा की यहाँ पर बात करेंगे। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में यूपी टेट में कई बार पूछे गए हैं, है ना। ये राष्ट्रगान से पूछे गए, राष्ट्रीय ध्वज से पूछे गए हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज देश की पहचान और सम्मान का प्रतीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार नागरिक भी नियम पूर्व ध्वज फहरा सकते हैं। ध्वज देश के इतिहास, संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से अवश्य क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पेपर अब की बार ज़्यादा फैक्ट के पीछे नहीं भागेगा, वो आपकी समझ को भी देखेगा, समझ पर आधारित बनेगा। कथन कारण वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि पेपर आपके एक लंबे अंतराल पर हो रहा है, 4 से 5 वर्षों के बाद हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी बदल जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारे राष्ट्र की पहचान किससे होती है? ध्वज से होती है। ध्वज में 3 रंग की समान पट्टियाँ हैं। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये पेपर में आपसे पूछा जाता है। 3 आपकी लंबाई है, 2 इसकी चौड़ाई है, ठीक। ऊपर का रंग केसरिया त्याग व बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद शांति का प्रतीक है। हरा बीच का हरियाली का प्रतीक है। बीच में गहरे नीले रंग अशोक चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। तो ध्वज को कब अपनाया गया? ध्वज को कब अपनाया गया, ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। और ये अनुपात वाला आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अगला देखो, ध्वज फहराते समय नियम क्या होने चाहिए? झंडा फहराते टाइम इसके नियम क्या हैं? सामान्य नियम, ध्वज निश्चित समय पर फहराएं। सूर्यास्त से पहले उतार लें, इसको उतारना भी चाहिए, है ना, सूर्य ढलने से पहले। ध्वज हमेशा सीधा और सम्मान पूर्वक फहराएं। तेजी से चढ़ाएं और धीरे से उतारें, तेजी से चढ़ाएं और धीरे से उतारें। ध्वज फहराते समय सभी सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। फटा या गंदा ध्वज उपयोग ना करें। राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज झुकाया जाता है, तो राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज को झुकाया जाता है। ये ध्वज फहराते टाइम के कुछ नियम हैं। राष्ट्रगान को समझ लो। रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी की है। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाना चाहिए। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड आपकी होती है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान से भी पेपर में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 से 3। अब बात करेंगे खेल, जिसमें हॉकी आपका है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। यह खेल 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। खेल मध्य रेखा से शुरू होता है। स्टिक के चपटे भाग से ये आपका खेला जाता है। इसकी हॉकी की टीम संरचना कैसी होती है? हॉकी की टीम संरचना कैसी होती है? 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ बैक, 2 फुल बैक, 1 आपका गोलकीपर आपका इसमें होता है। खेलने की अवधि की बात करूं मैं हॉकी की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, हॉकी की। तो कुल टाइम 70 मिनट का होता है। 35-35 मिनट के 2 भाग इसमें हैं। बीच में 5 से 10 मिनट विश्राम का होता है। आधे समय के बाद टीमें दिशा बदलती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? और हॉकी के मैदान का आकार क्या होता है? हॉकी के
मैदान का आकार क्या होता है, आयताकार मैदान होता है। लंबाई इसकी 91.40 मीटर होती है, ठीक है ना। चौड़ाई कितनी होती है, 55 मीटर होती है। लंबाई चौड़ाई से भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। अब इसकी हॉकी की गेंद की बात की जाए, हॉकी की गेंद की बात की जाए तो सफ़ेद रंग की गेंद होती है। इसमें गेंद का वजन 156 से 163 ग्राम का होता है। परिधि कितनी होती है गेंद की, 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर गेंद की आपकी परिधि होती है। अगला देखो, हॉकी के कुछ नियम हैं यहाँ पर। किसके नियम, हॉकी की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। हॉकी के नियम, तो स्टिक के अतिरिक्त शरीर से गेंद नहीं खेल सकते हैं। गेंद को हवा में उछालना या खतरनाक खेल माना है, क्या लिखा है, गेंद को हवा में उछालना या खतरनाक खेल मना है। ये वाला खेल मना है कि गेंद को तुम उछाल दो ऊपर की तरफ हवा में, ये मना है, ठीक। विरोधी खिलाड़ी को मारना या बाधा पहुंचाना फाउल है, फाउल हो जाएगा। गोलकीपर अपने क्षेत्र में शरीर से गेंद रोक सकता है, गोलकीपर रोक सकता है। गेंद पूरी तरह गोल रेखा पार करे तो गोल माना जाता है। नियम उल्लंघन करने पर पेनाल्टी कॉर्नर द्वारा दिया जाता है। ये प्रमुख नियम है हॉकी से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम क्रिकेट की। किसकी, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्रिकेट शॉर्ट्स नोट्स मैंने कन्वर्ट किए हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट का जो जन्मदाता है ना, ये इंग्लैंड को माना गया है। कुछ इतिहासकार इसका जन्म स्थान फ्रांस भी मानते हैं। अब पेपर में मान लो दो कथन आपके बन गए। कथन एक बोल रहा है ये और कथन दूसरा बोल रहा है ये। कथन पहला बोल रहा कि जन्मदाता इंग्लैंड है, दूसरा बोल रहा कि नहीं कुछ इतिहासकार फ्रांस मानते हैं। दोनों कथन आपके राइट हो जाएंगे, इसलिए इन एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इसका प्रचलन था। ये खेल दो टीमों के बीच में खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी आपके होते हैं, है ना। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के प्रकार कैसे होते हैं, टेस्ट मैच 5 दिवसीय वाला होता है, 1 दिवसीय मैच ODI, 20-20 वाला T20 जिसको बोलते हैं। ये क्रिकेट के प्रकार बताए गए हैं। क्रिकेट का मैदान कैसा होता है, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रिकेट की, ठीक है ना, क्रिकेट की। तो मैदान कैसा होता है, अंडाकार, लगभग 75 गज का होता है। दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, 22 गज होती है ना। गेंद का वजन निर्धारित सीमा में होता है। गेंद की परिधि 3.5 से 4 इंच की होती है। बैट की लंबाई 58 इंच से अधिक नहीं होती है। बैट की चौड़ाई निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होती है। तो ये क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। सिलेबस में ये सब कुछ दिया गया है और क्रिकेट के कुछ नियम भी यहाँ पर बताए गए हैं। क्रिकेट के नियम क्या हैं, इनको जान लो। कुछ नियम, टॉस जीतने के बाद टीम बल्लेबाजी या फील्डिंग चुनती है। खेल का समय पूर्व निर्धारित होता है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जितने रन बनाती है, दूसरी टीम को जीतने के लिए उनसे 1 रन अधिक बनाना पड़ता है। ये बात तो बच्चा जानता होगा। हॉकी की मैं बात करूं, ठीक है ना, हॉकी की बात कर लेता हूं। इसको मैंने बता तो दिया आपको, ठीक है ना, ये तो बता दिया, हॉकी तो बता दिया आपको। और यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, महत्वपूर्ण तथ्य। मेजर ध्यानचंद महान हॉकी खिलाड़ी थे। उनकी जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो ये आपका बन सकता है क्वेश्चन, 29 अगस्त वाला राष्ट्रीय खेल दिवस इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पर क्रिकेट की मैंने आपसे बात कर ली, ठीक है ना। अब बात करेंगे बैडमिंटन की। किसकी बात करेंगे, बैडमिंटन की बात करेंगे। चलो कर लेते हैं। रैकेट से खेला जाने वाला खेल ये आपका बैडमिंटन है। एकल या युगल खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। नेट से विभाजित आयताकार कोर्ट में ये आपका खेला जाता है। शटल को विरोधी कोर्ट में गिराकर अंक मिलता है। प्रत्येक सेट 21 अंकों का होता है। कुल 3 सेट का मैच होता है। 2 सेट जीतने वाला विजेता आपका कहलाता है बैडमिंटन में। शटलकॉक क्या है, 14 से 16 पंख कार्क बेस में लगे होते हैं। पंखों की लंबाई 62 से 70 मिलीमीटर होती है, ठीक है ना। और वजन इसका कितना होता है, 4.75 ग्राम से 5.5 ग्राम इसका होता है, ठीक है ना। और रैकेट की बात की जाए, रैकेट की लंबाई कितनी होती है, अधिकतम 68 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है,
23 सेंटीमीटर आपकी होती है। इसका सर्विस का नियम क्या है? सर्वर और रिसीवर अपने अपने कोर्ट में खड़े होते हैं, पैर सीमा रेखा को छुए बिना सर्विस की जाती है। और प्रमुख भारतीय खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, पुलेला गोपीचंद, श्रीकांत, अभिनव श्याम गुप्ता, अनूप श्रीधर, ठीक है ना, ये प्रमुख खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है। अब मैं फुटबॉल की बात करता हूँ। फुटबॉल विश्व का सबसे अधिक खेला जाने वाला खेल क्या है? फुटबॉल। 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। मैदान कैसा होता है? आयताकार। लंबाई चौड़ाई कितनी है यहाँ पर? ये अधिकतम है आपकी और ये आपकी न्यूनतम है। 110 × 75 मीटर अधिकतम है, 100 × 64 इसकी न्यूनतम है। गेंद की परिधि 69 से 71 सेंटीमीटर, वजन 410 से 450 ग्राम का होता है। खेल का टाइम 45 मिनट के 2 पार्ट में होता है, 45-45 मिनट का। मध्यांतर 5 से 10 मिनट का होता है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी प्लस 5 अतिरिक्त खिलाड़ी इसमें आपके शामिल किए जाते हैं। फुटबॉल में मैच में केवल 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं। टॉस जीतने वाली टीम साइड या किक चुनती है। पेनाल्टी किक पर अन्य खिलाड़ी कम से कम 9.15 मीटर दूर रहते हैं। ये बात मैंने की फुटबॉल की। अब बात करेंगे ओलंपिक खेल की। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आए हैं ओलंपिक खेल से। प्रारंभ 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया यूनान ग्रीस में प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित की जाती है। पहले केवल दौड़ प्रतियोगिता होती थी, बाद में अन्य इसमें खेल जोड़े गए। प्रारंभ में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। 1900 में पेरिस से भागीदारी शुरू हुई। पहले विजेताओं को जैतून का ताज दिया जाता था, अब पदक दिए जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक की बात करें यहाँ पर, आरंभकर्ता बैरन पियरे डी कुबर्टिन, शुरुआत 1896 एथेंस, 1640-44 में आयोजन आपका नहीं हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, आपकी SCERT किताब में डायरेक्ट लिखा गया है, नहीं दिया गया है। नहीं उसने क्यों लिखा है? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ओलंपिक ध्वज की बात करें, 5 जुड़े हुए छल्ले हैं इसमें। रंग कैसा है? नीला, काला, लाल, पीला, हरा है। 5 महाद्वीपों के ये प्रतीक है ना, महाद्वीपों के प्रतीक है आपकी। 5 महाद्वीपों का प्रतीक ओलंपिक। बात करेंगे पैरा ओलंपिक खेल की। शुरुआत का श्रेय डॉक्टर गुडविंग गुटमैन को जाता है। पैरा ओलंपिक खेल का उद्देश्य था दिव्यांग खिलाड़ियों को अवसर देना। प्रथम पैरा ओलंपिक 1960 रोम इटली में हुआ। 23 देशों के लगभग 400 खिलाड़ी शामिल थे। भारत में अब तक 8 पदक, एथलीट 6। ये ओल्ड है, ये थोड़ा ओल्ड है, यहाँ पर मटेरियल ओल्ड है। 2016 का मटेरियल है, किताब आपकी अपडेटेड नहीं हुई है, 2016 की ही है। इसमें 16 वाला मटेरियल दिया गया है। शायद अपडेटेड आपसे पूछ ले तो मैं आपसे कहूँगा गूगल वगैरह से पूछ लेना, कौन क्या किसको एथलीट, ये पूछ सकते हो 1-2 क्वेश्चन। अगर शायद करंट में एग्जामिनर पूछे तो बना लेना आप लोग, है ना। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, दीपा मलिक रियो 2016 में 60 फुट में रजत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी आपकी दीपा मलिक। एशियाड खेल की बात करें, जनक प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी, महाराजा पटियाला जवाहरलाल नेहरू। आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। 1951 में नई दिल्ली में सबसे पहले हुआ था। प्रमुख खेल एथलीट्स और हैंडबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन और आपका मुक्केबाजी, कबड्डी, जिम्नास्टिक इसमें शामिल है। निशानेबाजी, तैराकी, साइकिलिंग, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ दिया गया है। 1982 में 9वां एशियाड नई दिल्ली में हुआ था। 2002 में बुसान दक्षिण कोरिया में, 2006 में दोहा कतर में, 10 में ग्वांगझू चीन, ठीक, और 2014 में इंचियोन दक्षिण कोरिया, और 15 अभी कहाँ पर हुए आप लोग इसको देख लेना, थोड़ा करंट वाला मामला मैंने आपको बता दिया है। राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात की जाए तो आयोजन इनका प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। पूर्व ब्रिटिश शासन वाले देश थे भागीदार। प्रथम राष्ट्रकुल खेल 1930 कनाडा में 11 देश शामिल। भारत की पहली भागीदारी 1934 लंदन। इम्पोर्टेंट निकोटीन संबंधित तथ्य, है ना, सिगरेट और पान मसाला में निकोटीन पाया जाता है। मादक पदार्थ वाला एक सिलेबस में टॉपिक है ना, उसमें ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें ये होता है, ये खाने से, है ना, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से कैंसर और फेफड़े आपके प्रदूषित होते हैं। सिगरेट और
पान मसाला में निकोटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटिन। यह लगभग 7 सेकंड में मस्तिष्क को प्रभावित करता है निकोटिन। और खिलाड़ी कभी कभी शक्ति बढ़ाने हेतु गलत पदार्थों का प्रयोग करते हैं, डोपिंग पदार्थ। ऐसा नहीं करना चाहिए खिलाड़ियों को, ठीक। और प्रमुख खेलों के नियम, अब कबड्डी की बात कर लें, है ना। 2 टीम के बीच में खेला जाता है, प्रत्येक टीम 12 खिलाड़ी, 7 मैदान में, 5 अतिरिक्त, 15 मिनट की 2 पारियां, बीच में 15 मिनट का विश्राम। 11 मीटर इंटू 8 मीटर आयताकार मैदान होता है कबड्डी का। रेडर को कबड्डी कबड्डी बोलते हुए एक ही सांस में लौटना होता है। सांस टूटने पर रेडर आउट माना जाता है। जितने खिलाड़ियों को छूकर रेडर लौटता है वे आउट माने जाते हैं। खो खो भी दिया गया है, खो खो भी पढ़ लो। 2 टीमों का खेल, प्रत्येक में 12 खिलाड़ी, 9 खेलते हैं और 3 अतिरिक्त होते हैं। मैदान 25 इंटू 14 मीटर आयताकार, पोल की ऊंचाई लगभग 1.2 से 1.25 मीटर इसकी हो सकती है। एक पारी में 7 मिनट। पीछा करने वाली टीम बैठकर विपरीत दिशा में रहती है। सक्रिय चेजर खो देकर दिशा बदलता है। छूते ही धावक आउट होता है। खेल में टाइम आउट नहीं होता है, ठीक। अब प्रमुख खेल पुरस्कार की बात करें, सिलेबस में आपका दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न, प्रारंभ 1991 में। खेल का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रशस्ति पत्र मिलता है, मेडल मिलता है। 7.5 लाख नगद कैश, 7.5 लाख नगद कैश किस में मिलता है? राजीव गांधी खेल रत्न में मिलता है। प्रमुख विजेता विश्वनाथ आनंद, के मल्लेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई, पुलेला गोपीचंद आदि है। 2017 में देवेंद्र झाझरिया, ठीक है ना। लेटेस्ट भी आप इसको पढ़ सकते हैं, किसको क्या मिला है। अर्जुन पुरस्कार में कितना मिलता है? उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, 1961 से शुरू किया गया है। 5 लाख दिया जाता है। कितना? 5 लाख अर्जुन की कांस्य प्रतिमा के साथ। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है, शिक्षक को दिया जाता है जो सिखाता है, कोच। 1985 में शुरू। पुरस्कार के साथ प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 5 लाख बटाई मिलती है, 5 लाख मिलता है इसमें। लक्ष्मण पुरस्कार में 50,000 मिलता है प्लस प्रशस्ति पत्र। उत्कृष्ट प्रदर्शन खिलाड़ियों को मिलता है नगद राशि, उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार 50,000, ठीक। और एक उत्तर प्रदेश का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का है, 50,000 नगद प्रशस्ति पत्र, महिलाओं को ये दिया जाता है, ठीक। तो जितना भी सिलेबस में था मित्र, मैंने तीव्र गति से आपको कराने का प्रयास किया। 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। और दिए गए नंबर पर, इस नंबर पर 9696400597, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर लेना। यहाँ पर नंबर लिखा है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।